अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी स्टूडेंट्स के इस हवाले से कन्फ्यूजन्स थी और डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी डिसीजन मेकिंग में कि लास्ट सेमेस्टर है बीएस साइकोलॉजी का और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इनमें से कौन-सा चूज़ किया जाए, फोरेंसिक साइकोलॉजी चूज़ किया जाए या कंज्यूमर साइकोलॉजी चूज़ किया जाए। इवन दैट जो बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ैम्प्टेड बेस पे आए हैं, मतलब कि उनकी 2 साल एसोसिएट डिग्री थी किसी भी फील्ड में, लेकिन उन्होंने बीएस साइकोलॉजी की तरफ मूव किया, विच यूनिवर्सिटी में बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लिया। तो उनको 7th सेमेस्टर में 2 तरह के बल्कि 4th टाइप्स के जो कोर्सेज़ हैं, वो फेस करने के पड़ेंगे कि इनमें से कौन-सा चूज़ किया जाए। जैसे कि पीएसवाई 510 जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी कोर्स है, ये भी इलेक्टिव है और पीएसवाई 406 जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कोर्स है, ये भी इलेक्टिव है। इन दोनों में से आपने एक चूज़ करना है। उसी तरह पीएसवाई 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी है कोर्स और पीएसवाई 632 थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग इलेक्टिव ये कोर्स है, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इन दोनों में से आपने एक चूज़ करना है। 8वें सेमेस्टर में पीएसवाई 530 फोरेंसिक साइकोलॉजी और पीएसवाई 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी, इन दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा कोर्स। अब रही बात कि इनमें से चूज़ क्या किया जाए, कौन-सा कोर्स बेनिफिट है? नंबर 1 किस तरह से चूज़ किया जाए और कौन-सा कोर्स बेनिफिट है? इसका आंसर क्या है? अब पहली बात ये बता दूँ कि आपकी लाइफ़ का एम क्या है? आपने कौन-सा गोल सेट किया हुआ है? उस एम के साथ, उस गोल के साथ क्या आपका ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है? उसको माइंड में रखते हुए आपने कोर्स को सिलेक्ट करना है और प्लस आपका नॉलेज हो और नॉलेज इस हवाले से हो कि मुझे और फ्यूचर में बेनिफिट्स होगा कि नहीं होगा इन कोर्सेज़ से। अव्वल तो जितने भी कोर्सेज़ हैं इन सब से बेनिफिट हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग वहाँ पे डिपेंड करती है कि आपका इफेक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तब ही आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट करेगा। अगर आप किसी को कहने पर या किसी के सुनने पर या किसी के देखने पर अगर आप रख लेंगे वही कोर्स, तो भी वो फिर मजे वाली बात नहीं कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो और आपको अपने डिसीजन मेकिंग का नहीं पता कि मुझे क्या डिसीजन करना चाहिए इस हवाले से या फिर मुझे क्या जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। पहली बात है कि आपका डिसीजन होना चाहिए, इस हवाले से मुकम्मल डिसीजन होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको इस हवाले से मुकम्मल प्योरिटी है कि मैं इजीली इसमें गोल भी अचीव कर लूंगा या कर लूंगी और इसके अलावा ये फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अव्वल तो सब कोर्सेज के बेनिफिट है और मेरा क्योंकि इस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है तो इसी वजह से मैं ये कोर्स सिलेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के जो बेनिफिट है सेमेस्टर नंबर 7 में आपको पीएसवाई 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आपको फेस करना पड़ सकता है। इसका जो ज्यादातर फोकस होता है वो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स का होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि अगर मैं कैलिफोर्न में काम कर रहा हूँ या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हूँ, नॉन क्लिनिक, एक होता है क्लिनिकल सेटिंग, एक होता है नॉन क्लिनिकल सेटिंग। नॉन क्लिनिकल जो सेटिंग होती है वो आमतौर पर हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सेटिंग्स आ जाती है और इवन दैट फिर आपके जो एचआर डिपार्टमेंट है ये नॉन क्लिनिकल सेटिंग है। तो जो क्लिनिकल सेटिंग अगर करनी है तो फिर उसके लिए फिर आपको यानी कि पीएसवाई 401 जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये लाजमी रखनी पड़नी है। ये भी इलेक्टिव में आता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी पीएसवाई 510 के ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के फोकस बता रहा हूँ कि इसका ज्यादातर फोकस क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। और ये क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि मैं अगर एचआर, मैंने एमबीए एचआर किया हुआ है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मेरा जो ज्यादातर फोकस होगा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अगर मैंने पढ़ी होगी तो मेरा जो फोकस होगा कि मैं अपने एम्प्लॉयज को या एम्प्लॉयर को किस तरह से मोटिवेट करूं, उनको लीडरशिप क्वालिटी कैसे इनहेंस करूं, उनके ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है उसको मैं कैसे प्रमोट करूं, कैसे डायनामिक टीम्स बनाऊं। तो ये स्कोप जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। अब है पीएसवाई 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका जो फोकस होता है ज्यादातर लर्निंग के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, जहां जहां लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी अदारे में, किसी भी जगह जहां जहां लोग पढ़ रहे हैं, तो उनका जो फोकस होगा, जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट है या एजुकेशनल जो साइकोलॉजी रखी होगी जिसने, उसका फिर ज्यादातर जो फोकस होगा वो लर्निंग के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, लर्निंग डेवलपमेंट के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के हवाले से होगा और एजुकेशनल सेटिंग में होगा। अब एजुकेशनल क्या सेटिंग कहाँ पे होती है? यूनिवर्सिटीज में होती है और इसके अलावा दरसगाह में होती है, यूनिवर्सिटी के अलावा जो अकेडमिक्स हैं उनमें होती है। और इनका जो ज्यादातर फिर साइकोलॉजिस्ट, जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होता है, वो उसका फिर ज्यादातर क्या काम होता है, वो फिर इस हवाले से फोकस करता है कि किस तरह से असेसमेंट जो है ना एक अच्छी डेवलप की जाए स्टूडेंट्स के अंदर। मतलब कि किस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग थ्योरीज को एक इम्प्रूवमेंट के साथ बनाया जा सके, क्लास मैनेजमेंट किस तरह की जा सके, असेसमेंट किस तरह बच्चों की जा सके, इवन जो एजुकेशनल टीचिंग मेथड है उनको किस तरह से फॉलो किया जा सके एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के अंदर।
अब PSY 401 जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसका जो फोकस होता है, मैं बाद में फिर PSY 632 थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग इसके भी बताऊंगा क्योंकि ये दोनों इलेक्टिव है। अच्छा, मैं PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी के बेनिफिट्स बता रहा हूँ, स्कोप बता रहा हूँ आपका। अब ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट का पहले पता हो, आपको डिसीजन मेकिंग तब आसान होगी। अब PSY 401 जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी रखी होती है, फिर वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी अपने आप को कह सकते हैं। तो क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी होती है, फिर वो क्या करते हैं, वो ज्यादा असेसमेंट करते हैं एज अ डायग्नोसिस, यानी कि उनका जो फोकस होता है वो असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है। साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको वो ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो उनको भी उसका भी वो ट्रीटमेंट करते हैं। और इनका और ज्यादातर पैथोलॉजी जो होती है ना, साइकोपैथोलॉजी, उसको रिकवर करते हैं PSY 401। अब साइको के नाम से एक मूवी भी है, आप देख लेना, वो पैथोलॉजी पे है। इसी तरह रिदम एक मूवी है साउथ इंडियन, वो भी आप देख लेना, वो इसी की बेस पर है। उसके बाद जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो साइकोथेरेपी की टेक्निक्स भी इंप्लीमेंट करता है, रिसर्च मेथड जो होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के वो भी डेवलप करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है। इसका जो ज्यादातर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो स्कोप होता है ना, वो क्लिनिकल सेटिंग्स में होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हो गया, यहाँ पे इसकी क्लिनिकल ज्यादातर सेटिंग्स होगी। प्राइवेट क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिकल सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद PSY 632 जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग के हवाले से जो कोर्स है, इसका जो फोकस होता है फोरेंसिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग का, इसका ज्यादातर थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग पर होता है। मतलब ये कि आप साइकोथेरेपी किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे आफ्टर दी काउंसलिंग। और ये इसमें जो ज्यादातर आप क्या देखेंगे कि काउंसलिंग अप्रोचेस देखेंगे क्लाइंट्स को लेकर। हालांकि क्लिनिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग जो होता है ये आमतौर पर क्लिनिकल सेटिंग्स में भी डिक्लेयर किया जाता है। इवन एट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलर्स को रखा जाता है, ठीक है, काउंसलिस्ट को रखा जाता है। और ये भी क्या करता है कि ये मैचेस करता है काउंसलिंग को, कि इसको किस हिसाब से काउंसलिंग देनी चाहिए, कौन सी इसको जो है प्रैक्टिस करानी चाहिए एज अ क्लिनिकल डिपेंडिंग। एक क्लिनिकल डिपेंडेंट है साइकोलॉजिस्ट, जो क्लाइंट है या पेशेंट है, या इसको एम्फेसाइज करना चाहिए इस हवाले से कि किस तरह से इसको थेरेपी टेक्निक देकर इनहेंस किया जा सके इस हवाले से। अब नीचे अब 8वें सेमेस्टर में आपको फोरेंसिक साइकोलॉजी PSY 513 और PSY 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। इसका जो ज्यादातर फोकस होता है, अब ये सब कुछ मैं फोकस बताने का मकसद क्या है, फोकस ये सारे बताने का मकसद क्या है कि आपको डिसीजन मेकिंग सबसे पहले क्लैरिटी हो, आपको इस हवाले से क्लैरिटी हो कि मेरा इंटरेस्ट इस हवाले से है, मेरा इंटरेस्ट इस हवाले से है, मुझे डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन ना हो। अगर आप देखेंगे, हाँ मानता हूं कि इस बात पे भी क्या आपको आपको ये भी डिफिकल्टी इस वजह से इसलिए भी होगी कि ये सब्जेक्ट आसान है, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, तो इसमें ज्यादा नंबर आएंगे, इसमें कम आएंगे। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज आपके लिए आसान होगी। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट ना होने पर आप किसी के कहने पर रख लेते हो, या किसी के देखा दिखाई देखने पर रख लेते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट हल्का फुल्का भी होगा ना, वो भी आपका खराब हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन होगी इस हवाले से। तो PSY 513 है, इसका जो ज्यादातर फोकस होता है वो इंटरसेक्शंस ऑफ साइकोलॉजी पर होता है। यहाँ लीगल डिपार्टमेंट, जितने भी ये लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ये जितने भी ये आर्म फोर्सेस हैं, या फिर ये जो पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर आर्मी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर आर्मी के अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज जितने भी जहाँ पे भी लीगल इश्यूज होते हैं, तो वहां पे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर किया जाता है कि वो किस तरह से क्लाइंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ये जान सके कि क्लाइंट झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ऑन। इसमें फिर आपको और इससे हवाले से इसमें क्या होता है कि इसमें आप क्रिमिनल बिहेवियर भी चेक करते हो। क्रिमिनल बिहेवियर्स, अब जाहिर सी बात है कि क्रिमिनल जो क्रिमिनल वकील होते हैं, क्रिमिनल लॉयर होते हैं, एक क्रिमिनल लॉयर होता है, एक सिविल लॉयर होता है। जो क्रिमिनल लॉयर होता है ना, जिन्होंने अगर LLB किया हुआ, तो मैं उनसे प्रेफर करता हूँ कि आप फोरेंसिक साइकोलॉजी ही रखें। अगर आपने वरना अदरवाइज अगर आपने किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करना है, आर्म फोर्सेस में या लीगल डिपार्टमेंट में आपने काम करना है, तो फोरेंसिक साइकोलॉजी रखें, क्योंकि आपको फिर ज्यादातर जो है कि क्रिमिनल बिहेवियर्स के हवाले से फोरेंसिक असेसमेंट्स जो होती है उन तकनीक के हवाले से, और जो ब्रांड उसके अलावा जो एक्सपर्ट टेस्टमनिया या साइकोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस है या लीगल कॉन्टेक्स्ट है, उस हवाले से आपको यानी कि एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाएगा, या आपको इस हवाले से नॉलेज होगा, तो आपका ये फोकस इन चीजों पे होगा। उसके बाद कंज्यूमर जो साइकोलॉजी है PSY 514, तो उसके लिए भी यही है कि आप इनका जो फोकस होता है, कंज्यूमर साइकोलॉजी का जो फोकस होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि वो सेल परचेज का काम होता है, या फिर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है या क्लाइंट्स को मोटिवेट करना है इस हवाले से, तो गाइड करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट होता है वो कंज्यूमर बिहेवियर को देखता है कि मार्केट में ये चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए या ये किया जाए तो कंज्यूमर का बिहेवियर इस हवाले से इस तरह से होगा। और सेल परचेज की डिसीजन मेकिंग को, सेल परचेज को किस तरह से इनहेंस करना है और किस तरह से क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है कि जैसे उसकी परचेजिंग की डिसीजंस है वो आसान हो जाए। अक्सर जब आप मार्केट में भी जाते हो तो आपको डिफिकल्टी होती है कि कौन सी चीज़ को चूज़ किया जाए, कौन सी चीज़ को नहीं चूज़ किया जाए। तब भी आपका वहाँ पे ट्रस्ट मैनिपुलेट हो जाता है और जिससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में आपकी कमी होती है। इसलिए जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट होता है वो चीज़ों को इस तरह से डेवलप करके कंज्यूमर को दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट एकदम से बन जाता है, और जब आपका इंटरेस्ट बन जाता है आप फौरन बगैर सोचे ही आप फैसला कर लेते हैं कि ये चीज़ मैंने लेनी है। ठीक है, ये इस तरह से कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट इंसान की साइकी को खेलता है। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये भी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट के थ्रू ही डेवलप किए गए हैं कि किस तरह से क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट किया जाए। अब इसका जो ज्यादातर क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, एडवर्टाइजिंग इफेक्ट होगी या नहीं होगी, ब्रांड परसेप्शन होगा या नहीं होगा, कंज्यूमर रिसर्च मेथड डेवलप करना होता है इसने, इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो होती है वो इसने डेवलप करनी होती है। अब इनकी मैचिंग पे आ जाए, यानी कि कौन सा कोर्स किस तरह से मैच होगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी रखी हुई है तो फिर आप कंज्यूमर साइकोलॉजी रख लें। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी नहीं रखी तो फिर आप फोरेंसिक साइकोलॉजी रख लें। इसके अलावा एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है इसको इसमें भी ये है कि आप फोरेंसिक साइकोलॉजी भी रख सकते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी भी रख सकते हैं। लेकिन यह है कि फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है, अगर आपने PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी रखी हुई है तो फिर आप फोरेंसिक साइकोलॉजी लाजमी रखें। ठीक है, अगर कंज्यूमर क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं रखी, आपने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग रख लिया तो फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी आप लाजमी रखें। और अदरवाइज फिर यही है कि जो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि सब्जेक्ट चाहे आपस में मैच हो ना हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट लाजमी मैच होना चाहिए इस हवाले से कि आपने कौन सा कोर्स जो है सेलेक्ट किया, तो उस हवाले से आपका जो इंटरेस्ट है वो एक बुलेट लेवल पे है, एक कॉन्फिडेंट लेवल पे है कि मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने डिसीजन जो थी वो फास्ट किया था, डिसीजन मेकिंग मैंने परफेक्ट बनाई थी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।